गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो? फटाफट से बता दो, आवाज आ रही है क्लियर? फटाफट से बता दो, आवाज आ रही है? जय श्री राम। चलो, ऑल क्लियर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज मैच। तो आई होप आपने राइस और व्हीट जो है कंप्लीट कर लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। आज मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैच की। तो मैच का आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और राइस व्हीट भी पढ़ रहे थे, पर अपन ने और भी डिटेल में पढ़ा था। ठीक, तो अपन बात करते हैं मेज की। तो फटाफट से बताओ, मेज का क्या नाम है? जिया मेज। ठीक है, वही आपकी सेम सारा सब कुछ जो है वही सीरियल्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा मेज जो है कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है। तो मोस्टली बात करें आपका 60 डिग्री नॉर्थ टू लेकर रशिया का, 40 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर लेटीट्यूड तक, और अर्जेंटीनिया मोस्ट ऑफ, है ना। उसके बाद बात करें हमारा ओल्डेस्ट वाइल्ड स्पीसीज या रिलेटिव जो कौन सा है, टीओ स्नाइनाइट। ठीक, उसके बाद हाईएस्ट जेनेटिक वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? हमारी मोस्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका। अब मुझे बताओ मेज का ओरिजिन जो है क्या है? मेज का ओरिजिन फटाफट से कमेंट करो। मेज का ओरिजिन फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से देके आंसर कर दो। मेज का ओरिजिन फटाफट कमेंट करो। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और एक और आंसर करो कि ये तो हो गया आपका, ये लो मेक्सिको। एक और आंसर करोगे, अ, ये कौन सा इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है? पॉलिनेशन कमेंट करो। उसके बाद जो टर्म कौन है, वो हमारी इंडो यूरोपियन जो है वर्ड है, उसका नाम होता है स्मॉल नगेट। ठीक, उसके बाद जो मेज टर्म है वो कहाँ से आई है? टियानो पीपल्स है, जो कि हमारे नॉर्थ एंड एंटिलीज आइसलैंड से आते हैं। द वर्ड्स टियानो का मतलब क्या है? महीस, विच मीन्स सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि वहां का मेन फूड अगर हम कह सके तो ये होता है। उसके बाद जो है आपको इम्पोर्टेंट, आजकल आपको सबसे ज्यादा जो है फ्यूल के रिगार्डिंग, जैसे कि पिछले 2-3 दिन से या 4-5 दिन से हमारा फ्यूल का जो है रेट हाइक कर गया है 3-4 रुपए। वैसे ही जो है आपको बायोफ्यूल, आपने नाम सुना होगा। तो बायोफ्यूल का जो है जेट्रोपा वगैरह आपने सारा सब कुछ पढ़ा होगा। तो उसी की तरह हम मेज को भी बायोफ्यूल के तौर पे यूज लिया जाता है, जो लगभग मिक्सचर ऑफ 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन जो है मिलाकर हम क्या बना देते हैं? गैसोल बना देते हैं। तो बायोफ्यूल का ये वर्क करता है। आपके कमेंट यार नीचे चले जाते हैं। ठीक है, सेल्फ नहीं है, क्रॉस है। प्रोटो एंट्री, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद ये आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना, एक्रिफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1957। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे। अब एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले। किसकी बात कर ले? एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मोर देन 40% ऑफ द मेज प्रोड्यूस इन द यूएसए। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हमारा 40%, अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, 40% से ज्यादा एरिया, या हम बात करें प्रोडक्शन जो है कहाँ का है? यूएसए का। उसमें से पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इंडिया शेयर करता है ओनली 2% वर्ल्ड में। क्लियर है? उसके बाद प्रोडक्टिविटी मेज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है किसकी? यूएसए की। ठीक, और प्रोडक्शन आपको दे रखा है 107.94 जो है आपका क्विंटल पर हेक्टेयर, विच इज डबल ऑफ द वर्ल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी 57.55 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्लियर है? जो कि हमारा जस्ट डबल है वर्ल्ड के एवरेज। उसके बाद इंडिया का जो है रैंक है रिगार्डिंग मेज प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में। देन उसके बाद इंडिया की बात करें, सॉरी 85% ऑफ द टोटल एरिया इन अ समर, स्प्रिंग और खरीफ। रिमेनिंग 15% आर द
रबी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें आपकी रबी मैच का जो कंसेप्ट है, तो रबी मैच का कंसेप्ट मोस्टली हमारा बिहार से स्टार्ट हुआ। अब मुझे एक चीज आप कमेंट करके बता दो कि रबी और खरीफ मैच में क्या कौन सा बेस्ट प्रोडक्शन आएगा। रबी और खरीफ क्रॉप में से दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगा, बताओ फटाफट। और जिसने कमेंट कर दिया है वो भी वो ये आंसर करेंगे वाई। उस वाई का आंसर भी करो कि क्यों आता है। ठीक है, बताओ। नहीं पता? तो हम बात करें आपका जो खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में क्या डिफरेंस है। खरीफ आपका जो है मेन सीजन मान लो मेज का, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक तो हमारा इरेक्टिक रेनफॉल होता है, कभी भी कितनी भी बारिश हो जाती है, ठीक है, तो उसके कारण मेज हमारी गल भी सकती है या फिर जो है उसमें डैम्पिंग ऑफ या कुछ भी बात करें वो वाटर लो कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है, तो डिजीज लगने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट है या बोरर की बात करें, हमारा मेज स्टेम बोरर भी सबसे ज्यादा अटैक करता है, तो सबसे ज्यादा वो समस्या देखने को मिलेगी। उसके बाद हम अगर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी उसको कम होती है क्योंकि बारिश ज्यादा होगी, लीच आउट हो जाएंगे, बेकर चले जाएंगे, वो सारी समस्या। तो खरीफ का तो ये फंडा हो गया। अब रबी की बात करें तो रबी में क्या होगा, रबी में ये सारी समस्याएं जो क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे जो हमारा लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर होगा, इजिली जो है क्रॉप ग्रो हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे जितने भी पेस्ट है जो हमारे रबी सॉरी मेज के रिगार्डिंग है, स्टेम बोरर वगैरह, ये भी कम लगेंगे। वीड्स की समस्या भी जो है क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू खरीफ, क्योंकि बारिश बार बार हो रही है, वीड्स की समस्या ज्यादा होगी, तो यील्ड वहां से रिडक्शन हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं जो है वहां पे नहीं देखी जाती, इसलिए उसका ज्यादा यील्ड का प्रोडक्शन आता है। बट जनरली अपन खरीफ में लगाते हैं, रबी में बहुत देख रहे हो आप कितने से स्टेट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रबी और खरीफ मेज का फंडा हो गया। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारी 7 ग्रुप्स में हमारे मेज मेज को डिवाइड कर रखा है। तो पहला आता है फ्लिंट कोन, जिसका नाम है हमारा जियामेस इंडूरेटा। क्या है? जियामेस इंडूराटा। उसके बाद जियामेस इंडूराटा की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी आप याद रखना कि हमारे 7 ग्रुप में जियामेस को किसने क्लासिफाई किया, आपका स्टूर्टिवेंट। स्टूर्टिवेंट ने हमारा क्या किया, क्लासिफाई किया। फ्लिंट मेज या फ्लिंट कोन की बात कर ले तो सीड कवर विद द एंटायर मेड ऑफ हार्ड। एक सेकंड। तो हमारा सीड कवर विद द एंटायर मेड ऑफ हार्ड स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन, रिस्ट्रिक्टिंग मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन एंड अवॉइडिंग स्पॉइलेज। तो इस तरीके का आप ये देख रहे हैं, तो ये बहुत ही हार्ड हमारा ग्रेन मान सकते हैं। उसके बाद अर्ली मेच्योरिटी टाइप की होती है और गुड जर्मिनेशन देखने को मिलता है कोल्ड और वेट सॉइल्स में। और सीड का कलर व्हाइट हो सकता है, येलो हो सकता है और रेड ब्लू कलर का हो सकता है। उसके बाद डेंट कोन की बात करें, डेंट कोन की बात करें जियामेस इंडेंटा, नाम याद रखना। यूएसए में मोस्टली इसको ग्रो किया जाता है, 95% एरिया वहां पे है। उसके बाद हार्ट स्टार्च होता है, इसका जो टाइट जो है बहुत ज्यादा स्टार्च देखने को मिलता है। और वन साइडेड ऑफ कर्नाल हमें देखने को मिलते हैं। सॉफ्ट स्टार्च जो है प्रोड्यूस होते हैं डेंट लाइक, मतलब थोड़ा सा उसमें डेंट पड़ा हुआ रहेगा, है ना, इस तरीके से, है ना, ये डेंट पड़ रहा है। उसके बाद और हमारा टॉप कर्नाल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाला है। उसके बाद इसको बस आप जनरल फीचर जो है अगर आपको याद नहीं रहे, एटलीस्ट आपको नाम नाम तो उसके वर्टिकल नेम तो याद ही रखना है। स्वीट कॉर्न का, स्वीट का एस से एस याद रख लेना, सेकेराटा, जियामेस सेकेराटा। मोस्टली इसको फूड के तौर पे यूज लिया जाता है या ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टेड विद द सीड में अगर मॉइस्चर हमारा 70% आ जाएगा तब हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो मोस्टली यूएसए और कनाडा में ग्रो की जाती है और इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी और ए पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें हमारी फ्लोर मेज की, जिसको हम बोल देते हैं हमारा क्या, जियामेस एमाइली का। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका मैं आपको एक और चीज लिखा देता हूँ यहाँ पे।
उसका आप लिख लेना यहाँ पे फ्लोर की जगह सॉफ्ट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न या सॉफ्ट मेज, इसको हम जियामेज अमाइलिका के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसको साउथ अमेरिका के आसपास जो है ज्यादातर ग्रो किया जाता है। उसके बाद पॉपकॉर्न की इवर्टा, जियामेज इवर्टा क्या हो जाएगा, जियामेस इवर्टा, जो कि अपन जनरली स्नैक्स बना स्नैक फूड जो है खाते हैं स्नैक्स के तौर पे। और उसके बाद स्मॉल कर्नल्स होते हैं और एक्सट्रीमली ऑफ द एक्सट्रीम मतलब उसका एक्सट्रीम फॉर्म उसका थोड़ा सा और भी बेस्ट मान सकते हैं ना, फ्लिंट कॉर्न का। और अबाउट जो है हमारा 12, ठीक है। और इसको जो है हम जब ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। तो मतलब वो जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं ना, वैसे ही जो है मक्का मक्का को हम क्या करते हैं, जैसे एक्टिव पॉपकॉर्न आजकल तो आने लग गया, तो उसको डायरेक्ट तो उसमें डाला तो 5 मिनट में हमारा, 5 भी नहीं 2-3 मिनट में ही हमारा क्या बन गया, पॉपकॉर्न बन गए। तो वो आपका पॉपकॉर्न उस तरीके से इसमें ये फीचर होता है तभी बनते हैं। उसके बाद बात करें हमारा पोर्ट कॉर्न की, पोर्ट कॉर्न का दियामेस आपका ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा को जो मोस्टली कमर्शियली ग्रो नहीं किया जाता है और इसका कर्नाल इनक्लोज होता है और पोर्ट होता है, हस्क इन द ईयर होते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो ये होता है, ठीक। उसके बाद बेबी कॉर्न का, बेबी कॉर्न का मुझे बता दो क्या नाम होता है। बेबी कॉर्न का साइंटिफिक नेम जियामेजी होता है, ठीक है। और कोई खास बात नहीं, अभी लास्ट में बेबी कॉर्न की भी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और मेज बचा हमारा, वेक्स में, वेक्स मेज है ना। तो जियामेज सेरेटिना इसका नाम हो जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली किस कहाँ से ओरिजिनेटेड है, चाइना से। और वैक्सी अपीयरेंस होता है इसका कर्नाल और 100% एमाइलो पैक्टीन होता है बस। उसके बाद टेक्सोनोमी ग्रेमिनेसी पोएसी और इसकी ट्राइब्स याद रखो तो ठीक है, वरना मत रखो। क्रॉस पोलिनेशन जो है आपने बताया प्रोटोएंड्री कंडीशन होती है, ठीक है। प्रोटो एंट्री कंडीशन रहेगी, क्लियर है। प्रोटोएंट्री क्या होता है, जब मेल पहले मैच्योर होता है और प्रोटोगाइनी जब फीमेल पहले मैच्योर होती है। उसके बाद मोनोशियस प्लांट है। और इसके अगर हम स्टेमन को बात करें तो क्या बोल देते हैं, मेल पार्ट को टेसल और फीमेल पार्ट को सिल्किंग या सिल्कम बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको जनरली याद होना चाहिए। उसके बाद रूट सिस्टम की बात कर लें तो रूट सिस्टम इसमें कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, क्योंकि सीरियल सी है। और मेज में 3 प्रकार की जो है रूट्स पाई जाती है। पहला आता है सेमिनल, सेमिनल की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इन अनजर्मिनेटेड सीड्स में प्रेजेंट रहेगा और रिमेन फंक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज। जस्ट हमारा सीड जर्मिनेट होने लगेगा उस टाइम पे फंक्शनिंग होगी। और डीके आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट एडवेंटियस रूट, जस्ट आपका जो है पर जब हमारे परमानेंट रूट्स आ जाएगी उस टाइम पे क्या हो जाएगी, डीके हो जाएगी, सड़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी सारे रूट्स की, वन बाय वन चल लेते हैं। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी रूट्स की, प्राइमरी या रेडिकल या टैप रूट्स की। बात करें हमारा, इट इज अ फर्स्ट रूट टू इमर्ज फ्रॉम द रेडिकल सीड्स एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इन द सोइल, क्लियर है, समझ में आ चुका होगा। एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो ये हमारे कहाँ से, तो लोअर पोर्शन का नोड है वहां से जो है ये निकलेगी, ठीक है, इसलिए इसको एडवेंटिशियस रूट्स अपन बोल देंगे। उसके बाद आती है एसोसिएटेड लेटरल रूट्स, जो कि हमारी कहाँ से, प्राइमरी रूट से अराइज होती है और जनरली ये लेटरली ग्रो होती है इस तरीके से, है ना। उसके बाद प्रोप रूट या ब्रेस रूट की बात करें, प्रोप रूट आपने जो है बहुत सारी देखी होगी, तो ये हमारी प्रोप रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड एट द नोड फ्रॉम द portion of the stem above the soil, generally lower moist, most of 2 to 3 nodes called probes। तो आपको ये इस तरीके से दिख रहा है ना, फर्स्ट नोड होगी, सेकंड नोड होगी, यहाँ से निकल रही है, इसी को क्या बोल देंगे, प्रोप रूट्स बोल देंगे, है ना। तो आपने बचपन में 12th क्लास में या प्रोप रूट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़े होंगे। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ की इसमें बेसल पोर्शन को शीथ बोलते हैं और डिस्टल या टिप पोर्शन को हम ब्लेड बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं ओरिकल ब्लेड वगैरह सेम जो है हमारा, जो अपन ने वहां पे बात करी थी वीट में या फिर हम बात करें राइस में, उस तरीके का ही सारा फंडा होता है। उसके बाद टेसल्स, टेसल्स आपको पता है कि ऊपर के जो कल्ले निकलते हैं बूटे जिसको आप बोलते हैं उसको टेसल बोलते हैं। और सिल्किंग की हम बात करें, हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सिल्किंग हो जाएगा, ठीक है। और कॉब भी इसको जनरली अपन बोलते हैं। तो हमारा
उसके बाद नेक्स्ट, ज्यादा कोई आपका काम का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो आपको, आपने कहा कि इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन, तो फीमेल पार्ट सिल्क और मेल पार्ट टेसल, तो दोनों का क्रॉसिंग होगा, देन उसके बाद पोलन ट्यूब होगी, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीजें। तो आपको बस इतना सा याद रखो। और इसमें आपका जो जिटेनोगेमी बता रहे हो आप, अब मुझे बताओ जीनोगेमी और जिटेनोगेमी होता क्या है? जिटेनोगेमी और जीनोगेमी होता क्या है? जल्दी बताओ, तब तक अपन दूसरी बात करते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात करें तो मोस्टली जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है। ग्रोथ के लिए 32, ध्यान रखना। और मोस्टली जो है मेज इज कल्टिवेटेड इन ऑल इंडिया स्टेट एक्सेप्ट केरला में। केरला में क्यों? क्योंकि भैया वहां पे टेम्परेचर जो है इतना रहता ही नहीं है ना। सर एक भुट्टे में दोनों दोनों कितनी पत्तियां होती, क्या बोल रहे हो ये? एक भुट्टे में दोनों की कितनी पत्तियां होती? पंक्तियां, रोज की बात कर रहे हो क्या? यार ये तो मुझे भी पता नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं? मुझे तो आज दिन तक ऐसे क्वेश्चन, मेरे को तो कम से कम 10 साल हो गए एग्रीकल्चर पे, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखे। सोइल की बात करें तो ऑप्टिमम जो है इसमें, सोइल के पीएच की बात करें तो 6 से 7 पॉइंट, जो मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल पीएच की रिक्वायरमेंट इसकी कल्टीवेशन के लिए होती है। देन उसके बाद बात करें मॉइस्चर के प्रति, ये बहुत सेंसिटिव है, तो हमें एक्सिस मॉइस्चर जो है नहीं रखना चाहिए, है ना इसमें। देन नेक्स्ट, अब वेराइटीज की बात करें, इसमें 4 प्रकार के आप, सॉरी 3 प्रकार की आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी। पहली आती है कंपोजिट वेराइटी, उसके बाद सिंथेटिक और एक हाइब्रिड। अगर हम कंपोजिट की बात करें तो आपका कंपोजिट वेराइटी को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। पंक्तियां, ये रोज का, अच्छा प्लांट टू प्लांट का पूछो ना, एक बूटे के दोनों में आप ऐसा कुछ पूछ रहे हो, तो आपका रोज का भी स्पेसिंग भी आएगी, है ना। सबर रखो। बात करें कि हमारा, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ ये थोड़ा सा। अगर मान लो पूरे सेशन के बाद अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, फिर पूछा करो क्वेश्चंस, क्योंकि बीच में फिर ब्रेक लग जाता है और कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। बात करते हैं हमारी 3 तरह की इसमें वैरायटीज देखने को मिलती है, कंपोजिट और उसके बाद आपका सिंथेटिक और हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हमारे 3 कल्टीवार्स। कंपोजिट वैरायटी क्या होती है कि डिफरेंट लाइंस होती है, उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे उनके सारे को, और फिर मिक्स करके एक नई वैरायटी रिलीज कर दी, उसको क्या बोल दिया, हमारा कंपोजिट। सिंथेटिक वैरायटी बात करें तो सिंथेटिक वैरायटीज आर produced by the crossing some lines combined with the each other and maintained with the open pollinated isolation and after synthesis। मतलब कुल मिला के मान लो ए और बी और सी लाइन है, तो एक को बी के साथ क्रॉस करा दिया, बी को सी के साथ और बी को ए के साथ, इस तरीके से डिफरेंट क्रॉसिंग से फिर हमारी एक नई वैरायटी बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हमारा सिंथेटिक वैरायटीज। उसके बाद हाइब्रिड वैरायटी, जिसको अपन हाइब्रिड वैरायटी को एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हाइब्रिड वैरायटी का बीज लाए, उसको ग्रो किया, नेक्स्ट टाइम पे अगर अपन ग्रो करना चाहेंगे तो उसकी गिल्ड उतनी नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन उसके बाद सीड इज यूज्ड, सिंथेटिक वैरायटी या कंपोजिट वैरायटी का बात करें तो कंपोजिट और सिंथेटिक वैरायटी का यूज ईयर आफ्टर ईयर कर सकते हैं, बट हमारा हाइब्रिड वैरायटी का एक ही बार सीड को यूज किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सीड एंड सोइंग की बात करें तो हमारे मेज को सारे सीजन में ग्रो किया जा सकता है, ये आपको पता है। एंड विंटर एंड स्प्रिंग सीजन इरिगेटेड वाइल द मॉनसून रेनफेड क्रॉप इज टेकन। मतलब इरिगेशन कंडीशन में तो स्प्रिंग सीजन में या खरीफ सीजन में लगा देंगे, बट हमारा रेनफेड में बात करें उसमें भी हम जनरली मेज को ले सकते हैं, तो हमारा स्प्रिंग विंटर सभी सीजन में जनरली ग्रो किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम खरीफ की बात करें तो इरिगेटेड के लिए अपन मई एंड से लेकर अर्ली जून तक जो है सोइंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम खरीफ, सॉरी रबी मेज की बात करें तो, सॉरी एक बज गया,
हाँ, खरीफ रेनफेड जो है बच गया, उसका है जून लास्ट और मिड जुलाई के आसपास। रबी की बात करें, इंटरक्रॉपिंग हमारा लास्ट अक्टूबर में, और सोल अगर हमें अकेली लगानी है तो हमारा फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर में अपन लगा सकते हैं। उसके बाद समर की बात करें, समर में आपका मिड मार्च से लेकर अप्रैल एंडिंग तक हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरली ग्रो कर सकते हैं। सोइंग मेथड्स की बात करें, सोइंग मेथड्स की तो फर्स्ट आता है रेस बेड सिस्टम। रेस बेड सिस्टम जो है हमारा बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, क्योंकि रेनी सीजन में हमारा वहां पे पानी बढ़ने की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, तो हमारा सबसे बेस्ट रेस बेड सिस्टम होता है। और ये जनरली जो है 20 to 30% वाटर सेव करता है। और हाई यील्डिंग या रेजिस्टेंस जो लॉजिंग लॉजिंग आप जानते हो, ये हमारा ज्यादा मॉइस्चर के कारण जो है हमारा क्रॉप टेढ़ी हो जाती है, स्टंटेड उसकी ग्रोथ हो जाती है। और अगर हम बात करें, एक होता है लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग आपने नाम सुना होगा, और एक होता है लॉजिंग। दो समस्या आपको देखने को मिलेगी। लॉजिंग रिगार्डिंग है हमारे किसके, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के, जो एचएफ क्लीमेंट ने दिया था, ध्यान रखना, है ना। उसके बाद रेस्ट बेड जो है हमारा कितना जो है इसमें साइज रखेंगे 60 सेंटीमीटर, और फरो की साइज रखेंगे 30 सेंटीमीटर, जो आप देख रहे हैं, है ना। तो बेड्स की 60 और फरो की 30। उसके बाद जीरो टिल सोइंग के लिए अपन क्या करेंगे, राइस राइस मेज अगर क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, या मेज वीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ ये ईस्टर्न और पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है। और वेडिंग इज डन थ्रू दी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड और सेलेक्टिव हर्बिसाइड का आपने नाम सुना होगा, वीड वीड जब आपने पढ़ा होगा। तो हमारा क्या है, नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, जो सभी प्लांट्स को मार दे, सेलेक्टिव जो कुछ प्लांट्स को ही मारे, ठीक है। तो लाइक हम बात करें, हमारा डाइक्वाट पैराक्वाट क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड से, वो वाली चीजें। उसके बाद रिड्यूस टिल सोइंग की अगर हम बात करें, तो ये मोस्टली लाइट और मीडियम टेक्सचर सोइल में जनरली फॉलो होता है। और रोटरी टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, आपको मशीन नाम सुना होगा, उससे अपन क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर प्लस हमारा सोइंग साथ में कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग, अब मेज का जो है, आपने ट्रांसप्लांटिंग नाम सुना है, नहीं सुना होगा जनरली। तो अपन बात करें मेज को भी, अपन विंटर मेज को क्या करते हैं ट्रांसप्लांटेड के से जो है सोइंग कर सकते हैं। तो डिले अगर हमारी मान लो क्या हो जाए, बारिश की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से क्रॉप जो है डिले हो जाए, तो अपन ट्रांसप्लांटेड जो है हमारा कर सकते हैं ना। मान लो लेट राइस हार्वेस्ट हुआ तो क्या करेंगे, फिर हमने ट्रांसप्लांटेड ही करना पड़ेगा। तो नर्सरी पहले लगा देंगे, नर्सरी का एरिया है 700 से 800 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 हेक्टेयर। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सरी कब राइज करते हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ नवंबर के सेकंड वीक में, है ना, सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ नवंबर, एंड देन द ट्रांसप्लांट इन द दिसंबर जनवरी। और हाइट कितनी होनी चाहिए सीडलिंग की, 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं। तो इस तरीके से हमारी ये हमारा सीडलिंग की साइज होनी चाहिए। ये लो, जो स्पेसिंग की बात कर रहे थे आप, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, अब जी भर के देख लो इसको, फिर मत कहना कि सर आपने नहीं बताया। मैं जब तक पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। चले आगे, देन बात करते हैं ग्रेन मेज की। अगर हम बात करें तो हमारा प्लांट की स्पेसिंग रो 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 इनटू प्लांट जो है कितनी होती है, 60 टू लेकर 75 इंटू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर कितनी देखने को मिलेगी, लगभग हमारी 66,606 जो है, इतनी पॉपुलेशन हमें जनरली देखने को मिलेगी। और सीड रेट हमें कितनी, 20 kg पर हेक्टेयर। स्वीट मेज की बात करें तो 75 इंटू 25 से 30 सेंटीमीटर तक, और लगभग 40 से 50 हजार के आसपास इसकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। और हमें 8 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रखता है। बेबी कॉर्न की बात करें, बेबी कॉर्न हमारा 60 इंटू 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर, और लगभग हमारा 80,000 से 1 लाख या 11 लाख के आसपास, हमारा सॉरी 1 लाख के आसपास क्या रख देंगे, इसकी पॉपुलेशन रख देंगे या हो जाएगी, है ना। उसके बाद 25 जो है इसकी केजी पर हेक्टेयर सीड रेट,
पॉपकॉर्न की बात करें 60 to 20 और लगभग 80,000 के आसपास इसकी प्लांट पॉपुलेशन और 12 kg पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट। नॉर्मल सीड की अगर हम सीड रेट की बात करें उसकी स्पेसिंग आपकी 20 kg पर हेक्टेयर रखते हैं और स्पेसिंग आपकी 60 into 20 के आसपास हो जाएगी और लगभग उसकी प्लांट की पॉपुलेशन 60 से 80,000। उसके बाद फोल्डर मेज की बात करें, फोल्डर मेज का क्वेश्चन आ सकता है आपको, स्पेसिंग कितनी रखते हैं 13 to 10 और सीड रेट याद रखना 50 kg पर हेक्टेयर। क्लियर है। अब आप लोग क्या बोल रहे हो दिसंबर से फ्रोस्ट इफेक्ट नहीं करता क्या? भैया इसमें फ्रोस्ट जो है इसकी लीफ थोड़ी मोटी होती है, आपने देखा होगा, थोड़ी हार्ड होती है तो ज्यादा अफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, सीडलिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता है। और इसमें अगर हम बात करें ये C4 प्लांट है, सॉरी ये एज कम्पेयर टू अगर C3 की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस पावर जो है ज्यादा होती है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर ले तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा मोस्ट ऑफ जो है, अगर हम नॉर्मल मेज की बात करें तो बेबी कॉर्न में हमें ज्यादा रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेज। तो देखो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ बेबी कॉर्न इज हायर एज कम्पेयर टू द ग्रेन क्रॉप बिकॉज इट हायर प्लांट डेंसिटी है ना। इसकी पर अगर हम मीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी प्लांट डेंसिटी होती है। बेबी कॉर्न नीड्स 150 टू लेकर 180 केजी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होता है, 60 टू 70 हमारा फॉस्फोरस और 40 टू 50 पोटेशियम पर हेक्टेयर जो है रिक्वायरमेंट होता है। और अगर हम बात करें ऑप्टिमम डोज की तो हमारा रेनफेड के अंदर या रेनी सीजन के अंदर या रेनफेड या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर या हाइब्रिड वेराइटी, तो इसका रिकमेंडेशन है विंटर सीजन की बात करें तो हमारा थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात करें कि हमारा कब कब फर्टिलाइजर डालेंगे तो 1/3 नाइट्रोजन हम बेसल डोज में डाल देंगे और फुल डोज ऑफ पोटेशियम और फॉस्फोरस हमारा बेसल डोज में डाल देंगे जब हम सीड सोइंग करेंगे उस टाइम। उसके बाद रिमेनिंग जो नाइट्रोजन है वो हमारा नी स्टेज पे भी बताऊंगा आगे और प्री टेस्लिंग स्टेज पे अपने इक्वल अमाउंट में डाल देना है। उसके बाद इसमें हमारा ग्रीन मेन्योरिंग जो है क्रॉप का रिकमेंडेशन है, लगभग जनरली बात करें तो क्रॉप काउपी और सनेम और सिसबेनिया। ठीक है, ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप है, आप सभी को पता है। ग्रीन मेन्योरिंग क्रॉप जो है हम सोइंग कर सकते हैं सेकंड फोर्थ नाइट ऑफ अप्रैल, जनरली हमारे 30 kg सीड्स पर हेक्टेयर है ना काउपी का। ठीक है, और 50 kg पर हेक्टेयर सीड का जो कि हमारा सनेम का है। Green manuring are the incorporated in the soil 50 days after sowing and after 10 days of sowing of maize is done। तो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप का ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं है, इसमें इतना ज्यादा डिटेल दे रखा है, कोई मतलब नहीं। आप तो बस इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का ये वाला फंडा याद रखो और आपको जनरली पूछ ले कि कौन सी मेज में सबसे ज्यादा क्या न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है तो बेबी कॉर्न का याद रखो। उसके बाद इसमें एक सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है जिंक की डेफिशिएंसी से, हमारा क्या व्हाइट बर्ड है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आया हुआ है। जिंक की डेफिशिएंसी से मेज में कौन सी डिजीज होती है? व्हाइट बर्ड। ए व्हाइट और लाइट येलो बैंड्स विद द रेडिश वेन्स अपीयर्स ऑन द ईच साइड ऑफ मिड रिप। आप ये देख रहे हो कि हमारा जो मिड रिप है उसके दोनों साइड में आपको रेड रेड कलर की वेन्स आपको नजर आ जाएगी। और जनरली हमारा कहाँ पे 2/3 ऑफ लीव फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट 2 वीक्स आफ्टर सीडलिंग इमर्ज। जब हमारी सीडलिंग इमर्ज होगी उसके 2 वीक्स बाद जो है ये सिम्टम आपको जनरली देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो ये स्ट्रिप्स है, जो आपकी रेडिश स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है, ये आपको थोड़ी सी लार्ज फॉर्म में देखने को मिलेगी और पूरा मार्जिन हमारा क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अफेक्टेड प्लांट क्या रह जाएगा? शॉर्ट उसकी इंटरनोड रह जाएगी जिसमें ये समस्या देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें कितना अप्लाई करेंगे फर्टिलाइजर, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी तो डालेंगे भी सही, तो हमारा 25 kg जिंक सल्फेट अपन अप्लाई कर सकते हैं और 15 kg जिंक सल्फेट जनरली अपन सोइंग के टाइम पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ 80% ऑफ मेज इन इंडिया आर टेकन इन अ खरीफ सीजन। ठीक है, आपको पता है कि मोस्ट ऑफ रबी में तो बहुत रेयर केस में आपको नजर आएगी जो अपन ने स्ट्रेट बात करे थे वहां पे, बट
खरीफ में तो आपको कहीं भी जो है नजर आ जाएगी। ठीक, बात करें नेक्स्ट कि हमारा विंटर और स्प्रिंग मेज की, तो ऑलमोस्ट जो है इरिगेटेड कंडीशन में ग्रो होती है। खरीफ सीजन की बात करें तो हमें जनरली 3 to 5 इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है मेज प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्रिटिकल स्टेजेस जो है मेज की, आप देख रहे हैं, एक तो फर्स्ट आती है यंग सीडलिंग, उसके बाद नी हाई स्टेज, फ्लावरिंग और आपका ग्रेन फिलिंग। जनरली हमारा 4 मेन स्टेज है। ठीक है, अब बात करें कि हमारे पास मान लो 3 इरिगेशन अवेलेबल है, तो अपन कौन सी स्टेज में देंगे, जिससे अपन ने वीडियो में भी बात करी थी। तो 3 इरिगेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो जनरली नी स्टेज पे और टेस्लिंग पे और 50% सिल्किंग स्टेज पे अपन देंगे। 4 इरिगेशन अवेलेबल है, तो 6 लीफ स्टेज पे, लेट नी हाई पे और हमारा 50% सिल्किंग, और लास्ट बचा डो स्टेज जब ग्रेन हार्ड होने लगेगा। 5 इरिगेशन अवेलेबल है, तो 6 लीफ स्टेज पे और लेट नी हाई पे और टेस्लिंग पे और 50% सिल्किंग और डो स्टेज पे। क्लियर है। अगर हमारा मान लो फ्लावरिंग और ग्रेन डेवलपमेंट के टाइम पे वाटर स्टेज स्ट्रेस रहा, तो उसमें ग्रेन फिलिंग या हम बात करें जनरली आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की बात कर ले। इंपॉर्टेंट डिजीज क्या क्या हो जाएगी, डाउनी मिल्ड्यू, आपको पर्नोस्क्लेरोस्पोरा, अगर हम बात करें मेडिस या फिर हमारा फिलीपीनीस, ठीक है, इसका नया इन्होंने स्पीशीज जो है बताया है। और नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल ईस्टर्न जो है इंडिया में जनरली इस डिजीज को देखा जाता है। और इसका मेन सिम्टम की बात करें तो हमारा क्लोरेटिक स्ट्रिप्स, आपको जो स्ट्रिप है उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद डाउनी व्हाइटिस क्रीमी ग्रोथ, आपको पता है डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, वो सेम इसमें देखने को मिलेगा। तो इसका मैनेजमेंट की बात करें, रोगिंग रोगिंग कर देंगे, जो हमारे मेज के अलावा अलग वो क्या कहते हैं उसे, अलग जो है वीड्स वगैरह या प्लांट्स है उसको रिमूव कर देंगे, ताकि वो वहां पे पैथोजन सर्वाइव ना करे सारी चीज। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हमारा इसके लिए। उसके बाद हमारा एक जो है आपका पोस्ट फ्लावरिंग स्टोक रोट होता है, जो जनरली राजस्थान, यूपी और बिहार और आंध्र प्रदेश में मोस्ट डोमिनेंट है। और इसमें कुछ नहीं होता, जो हमारा सेनेसेंस फेस होता है वहां पे जनरली देखी जाएगी। और इसमें हमारा पिंक और पर्पल कलर का जो है स्टोक हमारा अंदर से हो जाएगा। जनरली एट फ्लावरिंग देर इज शुड नो वाटर स्टेज, फ्लावरिंग के टाइम पे कोई वाटर स्टेज कंडीशन नहीं आनी चाहिए। उसके लिए मैनेजमेंट है यहाँ पे, मिक्सचर ऑफ ट्राइकोडर्मा और एफआईएम को अपन फरो के अंदर सोइंग से पहले अप्लाई कर देंगे बस। उसके बाद लीफ ब्लाइट की बात, शीट ब्लाइट की बात करें, ब्लेड ब्लाइट, ब्लेंडेड लीफ की बात करें, तो ये आपका जनरली मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हम मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, और क्वेश्चन आपको नहीं आता है। फर्स्ट आपको मेडिस लीफ ब्लाइट का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको डाउन मिल्ड्यू का, ये 2 ही क्वेश्चन आते हैं और आज दिन तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। अब बात कर लें इंसेक्ट मैनेजमेंट की। इंसेक्ट मैनेजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट आता है हमारा मेज स्टेम बोरर, जिसको चिलो पार्टिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलो पार्टिलस, ध्यान रखना। तो ये जनरली हमारा स्टेम बोरर है या बोरर है, तो क्या करेगा, स्टेम के अंदर बोरर करेगा और डेड हर्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जनरली हमारा ये देख रहे हो डेड हर्ड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद जनरली कब अफेक्ट करेगा लोअर लीव्स को, 10 to 25 डेज आफ्टर सोइंग या जर्मिनेशन, है ना। उसके बाद मैनेजमेंट का हम बात करें कि हमारा इंटरक्रॉपिंग लगा सकते हैं या कोई केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस वगैरह ये सब। सूट फ्लाई की बात करें तो सूट फ्लाई का जो है हमारा जनरली 3 to 4 डेज और सीडलिंग्स में जनरली ये अटैक करेगी, और इससे हमारा बहुत ही ज्यादा जो है प्लांट अफेक्ट होंगे। और डेड हर्ट सेम जो है ये भी प्रोड्यूस करेगी। बस एक याद रखना, सूट फ्लाई और मेज बोरर में अगर हम बात करें एक ही डिफरेंस होता है, दोनों तो डेड हर्ट तो प्रोड्यूस करते हैं, बट एक जो है अर्ली स्टेज में करता है और एक लेट स्टेज में करता है, बस इतना सा डिफरेंस। और इसके लिए केमिकल स्प्रे तो अपन कर ही देंगे, कार्बोफ्यूरॉन वगैरह। उसके बाद आर्मी वोम की बात करें, आर्मी वोम हमारा लार्वा फीड ऑन द टेंडर लीव्स ऑफ वोल्ड एंड फीड वोल्ड लीव्स, प्रेजेंस ऑफ फिजिकल पैलेट्स ऑन द वॉल्स। मतलब कहने का ये है कि जनरली ये लीफ पे आर्मी वोम है, तो लीफ को जो है कट करेगा, याद रखना, एथिगोना सोकटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, फ्रूट फ्लाई का नाम इन्होंने बताया एथिगोना सोकटा। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड एंडोसल्फान, और ये तो आपका बेन ही हो चुका है, और मोनोक्रोटोफोस और कार्बो
रिल जो है हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद टर्माइट भी कुछ हद तक जो है इसमें अटैक कर लेती है, बट इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो आपका हैरी कैटरपिलर की बात करें, आपको एक मैं बताता हूँ यार, मेरे को एक चीज याद आ रही थी। ठीक है, अभी लास्ट में अगर देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आज ही मैंने देखा है। ठीक है, ये अपना अपना जो है हो चुका है। नेक्स्ट बेबी कॉर्न की जो मैं बात कर रहा था, बेबी कॉर्न की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा बेबी कॉर्न का बात करें तो बेबी कॉर्न को हमने क्या कहा था, एमसेक्टा मोरी। ठीक है, बेबी कॉर्न की बात करें तो बेबी कॉर्न हमारा, इट इज ए यंग फिंगर लाइक अनफर्टिलाइज्ड इमरजेंस विच वेरीज विद द डेवलपमेंट कंडीशन इन द प्लांट एंड शूट साइज। मतलब ये अगर हम बात करें अनफर्टिलाइज मोस्ट ऑफ जो है होती है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बनती अनफर्टिलाइज को, जनरली उसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और इसकी लेंथ की बात करें 6 टू लेकर 7 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, और डायमीटर 1 टू 1.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। प्लांट पॉपुलेशन की बात करें 1 लाख पर हेक्टेयर जनरली देखने को मिलेगी। उसके बाद इसका कलर क्रीमी येलो रहेगा, जिस तरीके से मतलब देखते ही खाने का मन कर जाए वैसा कलर। उसके बाद रिच इन मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस, और गुड सोर्स ऑफ फाइबर एंड एड टू डाइजेशन। ठीक है, जनरली अपन इसको कहते हैं ना स्वीट कॉर्न, होटल में जाते हैं स्वीट कॉर्न दे दो, उस तरीके का है ना। फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट की अपन ने बात कर ली थी, जनरली क्या होता है, हाइयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इसमें देखने को मिलता है। 150 से लेकर 180 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर तक की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉस्फोरस इसकी 75 टू 80 केजी फॉस्फोरस पर हेक्टेयर। उसके बाद बात करें इंपोर्टेंट वेराइटीज की, बेबीकॉर्न की वेराइटीज पूछी जा सकती है, मदुराई, प्रिया, VL42, हिम 129, और VL बेबीकॉर्न फर्स्ट, HM4, प्रकाश 1 और प्रताप एंड केसरी। तो इंपोर्टेंट प्रैक्टिस की बात करें, बेबी कॉर्न शुड बी हार्वेस्टेड एट अर्ली सिल्किंग स्टेज। जब हमारा जो है 1 टू 2 मान लो सिल्किंग हुई, उसके लगभग जनरली हमारा 1 से 3 दिन में ही जो है इसको क्या कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है डी टेस्लिंग, रिमूवल ऑफ टेसल्स को क्या बोलते हैं, डी टेस्लिंग। क्लियर है। अब आप इंपॉर्टेंट इसकी वेराइटीज जो है लिख लो। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मेज कहाँ पे है, बताओ फटाफट। डायरेक्टरेट ऑफ मेज कहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ मेज, डायरेक्टरेट ऑफ मेज कहाँ पे बताओ। न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया। उल्टा लिखिए कि, ठीक है। अब इंपोर्टेंट वेराइटीज को नोट डाउन कर लो, मैं लिखा देता हूँ। स्वीट कॉर्न वेराइटीज, स्वीट कॉर्न की वेराइटीज लिखो फटाफट। स्वीट कॉर्न की वेराइटीज लिखो। उसके बाद पॉपकॉर्न की वेराइटीज लिखेंगे। उसके बाद पाउडर मेज की। उसके बाद हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी। उसके बाद आपका टॉप क्रॉस वेराइटी। स्वीट कॉर्न की वैरायटी लिखो, मदुराई, प्रिया और सुगरी।
प्रिया और 75, ठीक है। उसके बाद पॉपकॉर्न की लिख लो आप, ज्वार, अंबर और पर्ल, ठीक है। और फोटर मेज की आप लिख लो, फोटर मेज की अफ्रीकन टोल बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी, और प्रताप चरी 6, अफ्रीकन टोल, प्रताप, प्रताप चरी 6। उसके बाद आप लिख लो हाई प्रोटीन मेज, अब नहीं लिखवाया ना, अभी लिखवा दो, डबल क्रॉस मेज की वैरायटी लिख लो, गंगा वन, गंगा की सारी सीरीज, गंगा 1, 2, 3 और आपका 5, और लास्ट लिख लो 101। ये सारी गंगा की सीरीज है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लो टॉप क्रॉस में गंगा 2 और आई स्टार्च, 2 और आई स्टार्च। और एक और लिख लेंगे अपन, हाई प्रोटीन मेज, हाई प्रोटीन मेज में लिख लो आप शक्तिमान 1, 2 और HQPM 1, 1 और 2 और HQPM 1 लिख लो फटाफट। अब डबल क्रॉस जो है वेराइटीज किसने दी, DF जोन्स ने, मोस्टली इंडिया में, ध्यान रखना, सिंगल क्रॉस EM ईस्ट ने। एक क्वेश्चन आता है कि हमारा सिंगल क्रॉस वेराइटीज इंडिया में सबसे ज्यादा किसने निकाली है, EF ईस्ट, ठीक है, EM ईस्ट, सॉरी, EM ईस्ट, ध्यान रखना। और डबल क्रॉस डबल क्रॉस था यार, DF जोन्स, DF जोन्स, ध्यान रखना, लिख लो। एक्रीफ आपको बता ही दिया मैंने, मिरेकल क्रॉप किसको कहा जाता है, मिरेकल क्रॉप किसको कहा जाता है, मिरेकल क्रॉप किसको कहा जाता है बताओ। रबी मेज में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसको ही ग्रो कर सकते हैं। हाँ, किसकी बात कर रहा था मैं, मिरेकल क्रॉप। तो मिरेकल क्रॉप किसको कहा जाता है, मेज को, ठीक है। और नॉन टिलरिंग प्लांट किसको कहा जाता है, नॉन टिलरिंग प्लांट किसको कहा जाता है, बोलो। ठीक है, नॉन टिलरिंग प्लांट भी जो है मेज क्रॉप को ही कहा जाता है, क्रॉप या प्लांट कुछ भी बोल दो। अब एक और मुझे करो आंसर की, स्वीटनेस के लिए बीट, सॉरी, स्वीटनेस के लिए मेज में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, स्वीटनेस के लिए मेज में
रेस्पॉन्सिबल जीन। और मेज प्रोटीन को जीन प्रोटीन आप सभी को पता होगी, ये आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। नहीं, SH। ध्यान रखना। और एक और आंसर कर दो, किस मेज की जो अपन ने अलग अलग मेज पढ़ी थी उसमें सबसे पुरानी मेज किसको कहा जाता है? फटाफट से बताओ। सबसे ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेज। पॉपकॉर्न नहीं, पॉडकॉर्न। नहीं काटा को। प्रिमिटिव। लिख लो। और देख लेते हैं, कुछ नहीं बचा ना इसमें। उसके बाद जनरली कुछ तो नहीं बचा, बट वैरायटीज लिखा ही दिया आपको। ठीक। वीड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच गया, तो आप वीड मैनेजमेंट में लिख लो ओनली एट्राजिन और सीमाजिन मोस्टली पॉपुलर हर्बिसाइड है हमारी ब्रॉड वीड्स के लिए। क्या लिख लोगे? अच्छा, बेक। बेक करूँ किस चीज को? इसको? इसकी बात कर रहे हो क्या? कुलदीप, इसकी बात कर रहे हो क्या? एक के पीछे, ये वाला? जी, ओके, कर लो नोट। और वीड मैनेजमेंट में बस आप लिख लेना कि हमारा अगर 4 to 6 वीक के अंदर अपन ने क्या नहीं किया, वीड कंट्रोल नहीं किया इस पीरियड के अंदर, तो हमारी सबसे ज्यादा यील्ड लॉस जो है होती है, क्योंकि इसको क्रॉप क्रिटिकल क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड बोलते हैं। और जनरली हमारे फेमस हर्बिसाइड मेज के लिए आपको पता है एट्राजीन, एट्राजीन और सीमाजीन, जो कि हमारे ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए जनरली देखने को मिलती। क्लियर है? और तो कुछ बचा नहीं।
फोडर क्रॉप की सीड रेट याद रखना क्योंकि जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा क्या, मेज क्रॉप की बात। अब आपको जो है कुछ डाउट हो तो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को? इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सी पढ़नी है बता दो फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप कौन सी पढ़नी है बता दो। बाजरा पढ़ लें, पर्मलेट। इसके बाद बाजरा पढ़ लें। बोलो फटाफट। 5 मिनट बच रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बाजरा का दे देता हूँ। देन उसके बाद कल अपन कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से बोलो, बाजरा पढ़ लें। ठीक है, तो फटाफट से बताओ बाजरा का बॉटनिकल नेम। पेनिसेटम ग्लूकम। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फैमिली वही सेम, ग्रेविनिएसी। या पोएसी। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 2n14। क्लियर है? अब मुझे एक आंसर करो, इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? बाजरा के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? बाजरा के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? क्या कह रहे हैं? कैटकिल? नहीं, सिलेंड्रिकल हेड कहा जाता है। सिलेंड्रिकल हेड कहा जाता है। बाजरा में फेट परसेंटेज कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाजरा में फेट परसेंटेज बोलो। तो एक आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। फेट परसेंटेज जितना होगा उतनी इसकी सीड रेट होती है, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। मैंने ये फंडा जो है 12th क्लास में जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे जो है ये याद किया था कि फेट परसेंटेज जितना होता है जितना ही सीड रेट होती है, तो इसकी सीड रेट भी कितनी हो जाएगी? 4 to 5%। सॉरी, 4 to 5 kg/ha। चलो, तो ये था हमारा बाजरा का इंट्रोडक्शन, और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बाजरा को कंप्लीट। और बाजरा मेरे हिसाब से, बाजरा और सोरगम को हम कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में कर दें मेरे हिसाब से। तो अगर कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो हमारा कल ऑलमोस्ट बाजरा कंप्लीट और सोरगम थोड़ा सा आधा कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर आपको जो है नोट कर लेना है, नोट कर लेना, मैंने पीडीएफ डाल दी है। और आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वरना फिर हम स्टॉप करते हैं। ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? बोल दो फटाफट।
और आईसीआर वालों का तो पेपर आने वाला है, लमसम 1 महीना मान ले, ठीक है। और आपका जो चेन सुपरवाइजर एजीटी है वो अभी थोड़ा सा दूर है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।